अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो 2.1 न्यूमेरिकल क्या है, पहले तो आपने बच्चों स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से और ध्यान से समझना है। क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, फिर उसके बारे में फार्मूला सोचना है। ये प्रैक्टिस अगर आप थोड़ी सी कर लेंगे तो ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। दोनों की वैल्यूज़ दे दी गई हैं 4√3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, उसने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को लिखूं तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसकी आपने क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड, जो कि किसके बराबर होगी, ए बी साइन एंगल ऑफ थीटा। साथ एन कैप आता है, एन कैप हमने मैग्नीट्यूड की वजह से ख़त्म कर दिया है। इसका जो जवाब है वो आपको गिवन है, इसकी वैल्यू है 4√3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी, इसकी आपने क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट खुद से एक मैग्नीट्यूड में आंसर देता है, तो डैट्स वाई अगर आप ये मोड ना भी लगाएं तो खैर, अगर लगा दें तो कोई इशू नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है ए बी कोस एंगल थीटा बराबर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे, 2 का। कह रहा है वेक्टर्स के दरमियान का जो एंगल है वो फाइंड करें। साइन और कोस में आपको जो जो एंगल नज़र आ रहा है, आपने इस एंगल की क्या करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हम इसको कैसे करते हैं, ज़रा तवज्जो से आपने देखना है। हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसमें एंगल है। तो मैं ये हिस्सा छोड़ देता हूँ, फिर इन दोनों को हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब आपके पास दो एंगल हैं, दो इक्वेशन है तो दो एंगल है। जब तक ये एक एंगल नहीं बनेगा तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इनको इकट्ठा करने के लिए, एक एंगल बनाने के लिए मैं टेन बनाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो मैं क्वेश्चन 1 को ऊपर रखता हूँ और क्वेश्चन 2 को क्या कर देता हूँ, नीचे रखता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा इज़ इक्वल टू 4√3। इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, ए बी कोस थीटा से, और इसका आंसर क्या है 4। ए बी से बच्चों ए बी क्या हो गया, कैंसिल। साइन थीटा ओवर कोस थीटा बच्चों क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। ये 4 से 4 कैंसिल, तो √3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, थीटा बराबर है टेन, उधर जाके बच्चों क्या होगा, इन्वर्स। तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स √3। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। कह रहा हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 2.2 न्यूमेरिकल है, हेलीकॉप्टर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये कोई हेलीकॉप्टर है और ये ऊपर जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, 19.6 मीटर पर सेकंड से। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इसको हम लिखेंगे वी आई से, और इसकी वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर। जब ये एक पर्टिकुलर हाइट पर चला जाता है तो हाइट हमारे पास आ जाती है 156.8 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन होगी, हाइट इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू 156.8 मीटर। तो जी अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप, ऊपर से उसने एक स्टोन फेंक दिया, स्टोन नीचे आ रहा है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, स्टोन को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम। ये टाइम किसके लिए बच्चों, हम निकालेंगे स्टोन जो कि किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस ऊपर को पॉजिटिव हुआ, तो स्टोन के लिए फिर यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है
जिसको आप बच्चों जी कहते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, माइनस में यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, माइनस में। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो या आप फार्मूला लगा दें या वैल्यू लगा दें, जैसे मर्ज़ी आप इसको कर लें। तो बच्चों टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक ही क्वेश्चन में नहीं है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी एक ही क्वेश्चन में नहीं है, और वो है s इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो हम s को h कह देते हैं, VI को वैसे ही रहने देते हैं, t भी हमें वैसे ही रहने देते हैं। 1/2 a को क्या कह देते हैं, -g, और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यूज रख दें, -156.8 इज इक्वल टू VI कितना है, 19.6, और माइनस शुरू में आ जाएगा 1/2, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, और टी हमारे पास वैसे ही टी स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, -156.8 इज इक्वल टू 90, अच्छा ये 19.6 टी था, इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके साथ टाइम भी था। तो ये -9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 बनेगा टी स्केयर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बस इसका ऑर्डर चेंज करना है। आपने टी स्केयर को पॉजिटिव करना है और टी को उधर जाके नेगेटिव। तो 4.9 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। 19.6 टी इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। इधर क्या रह गया, -156.8 इज इक्वल टू, इस साइड की सारी चीज़ें उधर चली गई हैं तो इस साइड का आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट आपने बच्चों क्या करना है, 4.9 डिवाइड कर देना है ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से 4.9 डिवाइड करते हैं, इधर भी आप 4.9 डिवाइड करेंगे, इधर भी बच्चों आप 4.9 डिवाइड करेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, 0। जैसे बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्केयर, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 4t, और ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, फैक्टराइजेशन कर लें, कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 32, और प्लस माइनस ऐसा पेयर तलाश करते हैं, प्लस माइनस करें 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करें 32, तो 8 4 द 32, यानी 8 और 4 का पेयर बन रहा है। तो माइनस का 8t बड़ा रख देते हैं, प्लस का 4t छोटा कर देते हैं, माइनस का 32 वैसे ही। इधर से बच्चों क्या आ जाएगा, t कॉमन, तो t माइनस क्या हो गया, 8, ये t बाहर चला गया, प्लस यहाँ से क्या ले रहा हूँ, 4 कॉमन ले रहा हूँ, क्या रह गया अंदर, t -32 में से 4 निकाल दें तो यहाँ क्या रह जाएगा, 8 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से t -8 मैं दोनों में से निकाल देता हूँ बाहर, तो ये रह जाएगा अंदर t प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। आगे आपने क्या करना है, t -8 इज़ इक्वल टू 0 कर देना है, और t प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 कर देना है। तो जैसे ही आप t -8 को करते हैं तो यहाँ से आंसर आ जाता है t इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो t प्लस 4 है, ये उधर जाके -4 का सेकंड बनेगा, टाइम नेगेटिव में नहीं होता, डेट्स वाई ये वाला आंसर क्या है, फास्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है 8 सेकंड। नेक्स्ट बच्चों 2.3 न्यूमेरिकल है, कह रहा है इफ़ a प्लस बी मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर की जमा उसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर की माइनस का मैग्नीट्यूड बराबर है, देन वो कहता है प्रूव डैट a एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों इसमें गिवन हमें है, फाइंड पहले हमने क्या निकालना है, थीटा, और थीटा हमने क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। मतलब इससे हमें ये पता लगेगा कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनमें एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। ये क्लेम हमने प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, a प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमें ये गिवन है,
हमने इसके ज़रिए से ये फाइंड करना है। तो देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो एंगल तब तक नहीं फाइंड हो सकता जब तक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट नहीं आ जाता। तो डॉट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा था ए डॉट ए का आंसर क्या होता है, ए स्केयर, यानी दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपनी ही मैग्नीट्यूड का क्या बन जाता है, स्केयर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर स्केयर ले आऊँ तो फिर मैं उसको इस शक्ल में डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकता हूँ, रिवर्स। तो पहले मैं इसकी दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, स्केयर। तो मैं लूँगा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो जब मैं दोनों तरफ स्केयर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्केयर, और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो जब स्केयर लगते हैं तो फिर हम वेक्टर डॉट वेक्टर बना सकते हैं। तो इसी को मैं 2 टाइम करता हूँ, बीच में डॉट लगा देता हूँ। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी डॉट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2 टाइम लिख दिया विद डॉट प्रोडक्ट। और इधर से क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर। अब आपने क्या करना है, सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहली चीज़ लेके दोनों के साथ, दूसरी चीज़ लेके दोनों के साथ। तो जब मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा बच्चों, ए डॉट ए। फिर मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, बी से, तो प्लस क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देन हमारे पास क्या आएगा, बी को भी बच्चों मैं 2 से मल्टीप्लाई दोनों से आगे करता हूँ, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी डॉट ए प्लस, अब बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन बी से ही आ जाएगा, तो बी डॉट क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू। सेम प्रोडक्ट बच्चों आपने इधर भी करनी है, ए को ए साथ, फिर बी के साथ, फिर बी को ए के साथ, और बी को बी के साथ। तो पहले मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, ए डॉट ए। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं बट बी नेगेटिव है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी। अब मैं बच्चों बी को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो बी डॉट ए। अब बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये हो जाएगा बी डॉट बी। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी तो आपने ऊपर पढ़ ली हुई है, सेम वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्या होता है, सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड का स्केल बन जाते हैं। तो जहाँ ए डॉट ए है, बी डॉट बी है, ए डॉट ए है, बी डॉट बी है, यहाँ पर ए स्केयर बी स्केयर बन जाएगा। और एक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी थी कि ए डॉट बी बराबर किसके होता है, बी डॉट ए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी हम अप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्केयर प्लस ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस, हम बी डॉट ए को भी क्या कर देते हैं, ए डॉट बी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाली बात के अकॉर्डिंग। ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, तो बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी आ सकता है, तो मैंने बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी लगा दिया। प्लस बी डॉट बी क्या बन जाएगा, बी स्केयर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस ए डॉट बी। ये जो बी डॉट ए है ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस ये वाला चीज़ बी डॉट बी क्या बन जाएगा, बी का स्केयर। अब आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर आपस में चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी 2 टाइम हो जाएगा ऐड, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ए डॉट बी माइनस का हो जाएगा। अब मैं माइनस वाली वैल्यू को उधर जाके क्या करता हूँ बच्चों, प्लस, तो क्या होगा 2 ए डॉट बी प्लस ये भी उधर जाके प्लस का हो गया 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 0, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, ये ए डॉट बी है माइनस 2 ए डॉट बी है, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के दोनों सेम हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा 0। अब बच्चों आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन करना है, तो ये फार्मूला होगा ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ए बी उधर जाके 0 से ख़त्म हो जाएगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 बचा,
कोस उधर जाके क्या हो जाता है बच्चों, इनवर्स, और आगे वाली चीज़ एंगल में चली जाती है। कोस इनवर्स 0 किस पर होता है बच्चों, 90 डिग्री पर होता है। हमने प्रूव कर दिया थीटा 90 लाकर कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 2.4 न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा क्रिटिकल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। कह रहा है बॉडी ऑफ मैस m, एक एक्चुअल बॉडी है हमारे पास जिसका मैस m है और वो किस हालत पर है, रेस्ट हालत में है। तो वो कह रहा है कि वो एक्सप्लोर्स होता है इनटू 3 पीसेस। यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट हालत में था, अचानक इसमें एक्सप्लोजन होती है और ये मैस 3 हिस्सों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो एक मैस इस डायरेक्शन में चला जाता है, एक मैस इस डायरेक्शन में चला जाता है, इस डायरेक्शन में चला जाता है, और थर्ड मैस इधर चला जाता है। तो इस मैस को अगर मैं m1 कह दूं, इस मैस को m2 कह दूं, तो इस मैस को क्या कहेंगे, m3। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये जो m1 और m2 हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम बनेगा या टोटल जो मोमेंटम बनेगा वो हमारा बनेगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं P12 कह दूँगा। तो ये हमारा P1 हुआ, तो ये हमारा मोमेंटम P2 हो गया, ये मोमेंटम P3। बट इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है वो ये बनेगा। तो अब आप देख रहे हैं P3 मोमेंटम और P1 P2 दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के क्या हो गया, ऑपोजिट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो सकता है। तो ये कैसे करना है तो ज़रा आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि 3 पीसेस में डिवाइड हो गया, 2 पीसेस ऑफ 2 ऑफ विच ऑफ मैस m/4, 2 का मैस m/4 है, आर थ्रोन ऑफ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। P1 और P2 इनके मैसेज m/4 हैं और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए हैं विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 3 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 4 है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, आपने v3 फाइंड करना है और विद विच इट विल बी फ्लोन अवे, जिस स्पीड से ये P3 या M3 मैस गया है उसकी आपने स्पीड बतानी है। तो इसको हम कैसे करते हैं ज़रा आपने तवज्जो से देखना है इसको। तो सबसे पहले हमें कुछ डाटा लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ मैस ऑफ ओरिजिनल बॉडी। इसके मैस को मैं फर्स्ट कर लेता हूँ m। अब फर्स्ट मैस का मैस कितना है वो हम पहले लिख देते हैं। तो मैस ऑफ फर्स्ट पीस, इसको हम m1 से लिखते हैं और उसने कहा था m/4 है। इसी तरह से सेकंड वाले मैस का भी पीस का मैस लिख देते हैं। सेकंड पीस इसको हम लिखते हैं m2 से और इसकी वैल्यू भी m/4 है। अब उसने आगे हमें बताना है मैस ऑफ थर्ड पीस। इसके बारे में बच्चों उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी m3 के बारे में, लेकिन याद रखें कि अगर m1 m2 का मैस पता हो तो टोटल मैस में से अगर मैं m1 m2 के मास निकाल दूँ तो m3 का मैस आ जाएगा। तो टोटल मैस क्या था, m। जब ये पीसीज में बना तो पहले वाले का मैस निकाल दें, दूसरे वाले का भी निकाल दें, तो तीसरे वाले का आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m, 4 इससे डिवाइड हो जाएगा 1 ऊपर चला गया 1m, 4 इससे 2 से डिवाइड हुआ तो 2 ऊपर चला गया तो 2m। ये टोटल कितना हमारे पास बचेगा 4m, और इधर से क्या बनेगा, ये भी बच्चों 4 ही था तो एलसीएम 4 बना तो ये भी m बन गया। तो 2m 4m, तो 2m/4 बचेगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, m/2। मतलब m3 का आंसर आएगा m/2। लो जी, मैसेज तो मैंने अकॉर्डिंग टू m3 फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया। अब हमारी चूँकि सारी डिस्कशन बच्चों मोमेंटम से है, अब मैं इनके लिखता हूँ मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा मोमेंटम ऑफ
फर्स्ट पीस इसको मैं लिखूँगा बच्चों P1 से, और मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं ना, P इज़ इक्वल टू mv होता है। तो जब मैं P1 लिखूँगा, m1 लिखूँगा तो v1 लिखूँगा, तो P1 क्या होगा हमारे पास m1। m1 कितना है हमारे पास m/4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हम बच्चों वाले स्टेप अब छोड़ देंगे, ये न्यूमेरिकल बहुत लेंथी है, अब डायरेक्ट स्टेप करने पड़ेंगे। तो v1 कितना था, v1 उसने कहा था 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3। ये मोमेंटम फर्स्ट बॉल का लिख दिया, फर्स्ट पीस का। इसी तरह से बच्चों आपने मोमेंटम लिखना है ऑफ सेकंड पीस का। इसको हम किससे लिखेंगे, P2 से। सेकंड मैस भी m/4 है, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 है। अब बच्चों हमने कहा था कि P1 और P2 परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर जो हमने कहा था ना, P1 मैस और P2 मैस परपेंडिकुलर है, तो फिर इनको जब ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो मोमेंटम बनेगा वो P12 बनेगा। तो मैं अब ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि P1 एंड P2 आर क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। सो देयर टोटल मोमेंटम इज़ P12। टोटल मोमेंटम का नाम मैंने क्या रख दिया, P12, जो कि क्या है, P1 और P2 का परपेंडिकुलर है। तो फिर परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर ऐड होते हैं तो उनका फार्मूला होता है पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे। लो जी, इसी तरह से मोमेंटम लिखते हैं थर्ड पीस का। इसको हम किससे लिखेंगे, P3 से। तो थर्ड पीस का मैस हमने कितना निकाला था बच्चों ऊपर, थर्ड पीस का मैस m/2। तो यहाँ पर आ जाएगा मोमेंटम के लिए m/2, बट इसकी वेलोसिटी को हमने क्या नाम देना था, हमने नाम दिया था v3। तो v3 को आप v भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको v ही लिखूँगा। तो ये आ गया हमारे पास तीनों का मोमेंटम। अब बच्चों याद ये रखना है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो दोनों मैसेज 1 और 2 का मोमेंटम है वो ये है, कंबाइन करके जो रिज़ल्ट आया। अब ये मोमेंटम इस वाले मोमेंटम के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहेगा, P12 का मोमेंटम बराबर होगा किसके, P3 के मोमेंटम से। तो यहाँ पर हम लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ थर्ड पीस का जो मोमेंटम होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पीस, या यहाँ पर लिख लें टोटल, दोनों का ही टोटल लिख लें। तो थर्ड पीस का मोमेंटम आपको पता है ये वाला है, m/2v इज़ इक्वल टू सेकेंड वाले का जो मोमेंटम है वो हमारे पास है ये। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर इनकी मुतलका मोमेंटम्स की वैल्यू लगा दें। तो P1 का मोमेंटम हमने क्या फाइंड किया था, m/4 3, और P2 का मोमेंटम क्या था, m/4 4। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, m/4 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर प्लस m/4 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, m स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पर ऊपर भी 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर अगर आप कटिंग कर लें तो तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कटिंग ना करें ताकि हमारा एलसीएम लेना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम 16, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9m स्क्वायर। वैसे ही 16 से डिवाइड किया तो 1 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। आगे बच्चों क्या होगा, 9 16 कितना होता है 25m स्क्वायर, ओवर नीचे क्या होगा 16, ऊपर स्क्वायर रूट। तो अब जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा m, और नीचे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास है
16 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? 4 होगा। लो जी, इधर आ गया m/2v। तो आप m से पहले m को तो काटें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो v का आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 5/2 मीटर पर सेकंड। और ये 5/2 कितना होता है? 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल 5.2 जिसको डिवाइड किया 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्रिटिकल था। तो अगर आप इसको लेक्चर को पॉज करके और दोबारा से इसको सुनेंगे इस न्यूमेरिकल को, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ लग जाए। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल है 2.5। क्या कह रहा है? अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये क्रिकेट बॉल इनिशियली तौर पे मतलब मूव कर रही है, तो ये हमारे लिए क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको बच्चों आप VI से लिखेंगे, और वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री। एंगल कितना गिवन है हमें? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है? पहला पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल t। दूसरा आपने क्या करना है? मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है स्मॉल h। और हाउ फार इट हिट द ग्राउंड, मतलब इन शॉर्ट आपने क्या फाइंड करना है कि रेंज कितनी दूर जाकर वो गिर रहा है। तो देखें इसको हम कैसे करते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज लगाते हैं। तो एक तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दूसरा थीटा गिवन है, तो टाइम, हाइट और रेंज, इनके तीनों के फार्मूले बच्चों आपको आने चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल आपकी फिंगर टिप पे हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2vi साइन थीटा ओवर जी। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। 2vi कितना है? 20, और साइन एंगल कितना है हमारे पास? 45 डिग्री, ओवर बच्चों क्या हो जाएगा? जी 9.8। तो जब बच्चों आप सारा सॉल्व करेंगे एट दी एंड जो टाइम आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.9 सेकेंड। बी पार्ट में आपने क्या निकालना है? हाइट। हाइट का फार्मूला होता है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो VI कितना है? 20, उसका स्क्वायर। एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और जो स्क्वायर है वो मैं वैल्यू के बाहर ले लेता हूँ। जी कितना है बच्चों? 9.8। तो जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सारा सॉल्व करेंगे, एट दी एंड जवाब आ जाएगा हमारे पास 10.2 मीटर। इसी तरह से बच्चों थर्ड पॉइंट क्या फाइंड करना है? रेंज। रेंज का फार्मूला होता है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो VI कितना है? 20 बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना है? 45, और जी कितना है? 9.8। साइन 2 45 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 90 साइन 91 हो जाता है। बस आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। एट दी एंड जो रेंज आएगी बच्चों वो आपके पास आएगी 41 मीटर। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल है 2.6। क्या रहा है? अ 20 ग्राम बाल। तो ये हमारे पास क्या गिवन होगा? मैस ऑफ बॉल कितना बच्चों? 20 ग्राम। मैस बच्चों SI यूनिट रखता है किलोग्राम। तो इधर है ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.02 kg बन जाएगा। हिट विद द वॉल ऑफ अ स्क्वैश कॉर्ट विद अ कांस्टेंट फोर्स। तो हमारे पास बच्चों फोर्स कितनी आ गई? कैपिटल F से इसको लिखेंगे 50 न्यूटन। इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़, तो टाइम बच्चों हमें कितना दिया गया? 0.50 सेकेंड। कहता है फाइंड द इम्पल्स। तो आपने क्या फाइंड करना है? इम्पल्स कैपिटल I फाइंड करना है। इसको हम इम्पल्स का फार्मूला बच्चों आप जानते हैं, सिंपल F मल्टीप्लाई बाय T होता है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैथ्स तो गिवन है तो मैथ्स के लिए सिंपल्स का कौन सा फार्मूला है?
उसके लिए वेलोसिटी चाहिए थी। इम्पल्स का एक और फार्मूला होता है जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है, और इसको हम लिखते हैं mvf माइनस mvi। उसके लिए आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है हमारे पास। एफ ओ टी तो है, हम एफ ओ टी लगा के सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स 50 टाइम्स 0.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा तकरीबन 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। इस डेसिमल को हटाएं तो 1, बाकी 2 ज़ीरो आगे, एक ज़ीरो इससे, एक ज़ीरो इससे, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन सेकंड आपके पास क्या आ जाएगी, इम्पल्स आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, आज हम 2.7 न्यूमेरिकल करने लगे, तो ज़रा स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। अ बॉल इज़ किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक बॉल है जो फुटबॉलर ने किक की है। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज़ 240 न्यूटन। एवरेज फोर्स कितनी है हमारे पास? एवरेज फोर्स F इज इक्वल टू कितनी है? 240 न्यूटन। कैन एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। यानी जो हमारा कॉन्टैक्ट का टाइम था, इम्पैक्ट का टाइम था, वो टाइम कितना उसने हमें दे दिया है? 0.50 सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है? एंड द इम्पैक्ट लास्ट टाइम 0.25, ये सॉरी हमारे पास क्या आएगा? 0.25 सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है? कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। आपने क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब आपने क्या निकालना है? डेल्टा पी। दूसरा कह रहा है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आपने क्या बतानी है? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों डाटा देखना है कि एफ ओ टी गिवन है। एफ ओ टी हमारा बच्चों बनता है इम्पल्स, और आप जानते हैं इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम से लिंक करती है, तो इसका सलूशन बहुत ही आसान है। तो आपने क्या कहा था कि एफ मल्टीप्लाई बाय जो टी होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो हमारे पास एफ है 240, और जो हमारे पास टाइम है वो 0.25 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन सेकंड। हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब बी पॉइंट आपने बताना है कि ये किस डायरेक्शन में होगी। तो याद रखिएगा ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी, यानी जिस तरफ बच्चों आपके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, उसी तरफ आपके किसकी डायरेक्शन होगी? मोमेंटम की तरफ। तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या हम क्या कह सकते हैं? इम्पल्स भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से समझना आपने। कह रहा है एन एरोप्लेन इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल एट अ कांस्टेंट एट अ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई एरोप्लेन है, ये सीधी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस होता है, उस डायरेक्शन में जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? 200 मीटर पर सेकेंड से। एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप अ बम ऑन अ टारगेट। फ़र्ज़ करें ये हमारा ग्राउंड है, तो इतनी हाइट पर जाकर, हाइट को हम वाई से और एच से दोनों से लिख देते हैं, कितनी हाइट पर जाके 8 किलोमीटर ऊपर जाके उसने एक बम को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में ही बम को भी थ्रो करेगा, तो उसकी भी रफ्तार क्या हो जाएगी? उतनी ही हो जाएगी। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बम शुड बी रिलीज। यानी जिस पॉइंट से बम को रिलीज़ किया गया और जिस जगह पर बम जाके गिरा, आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है कितना हुआ। तो ये सिचुएशन है, इस सिनेरियो को यूज़ करते हुए आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं।
डाटा क्या है, सबसे पहले उसने दिया हुआ है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है हमें, इसको हम लिखते हैं VIX से, और इसकी वैल्यू कितनी है 200 ms-1। हमें जो हाइट बताई गई है वो हाइट है h या y इज़ इक्वल टू कितनी है 80 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं 80 किलो की जगह हम 10⁻³ या 1000 लगा देते हैं, तो ये 80,000 मीटर बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लिखेंगे x से। अब यहाँ पर जो इक्वेशन लगती है वो ये वाली लगती है, इसमें VIX तो है बच्चों मेरे पास, बट t नहीं है। t के लिए उसने अल्टरनेट आपको y दे दिया हुआ है, तो y की इक्वेशन क्या होती है, हाफ GT का स्केयर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला केस है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं उसको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से टाइम निकालते हैं, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, y इज़ इक्वल टू हाफ GT का क्या होगा, स्केयर होगा। तो बच्चों यहाँ से हम टाइम को सेपरेट करते हैं, तो ये 2 डिवाइडेड 2 जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई है जी, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास इधर क्या रह जाएगा टी स्केयर, तो टी स्केयर इधर लिख देते हैं स्केयर रूट, ये वाली चीज़ मैं इधर ले आता हूँ, 2y/g ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट। स्केयर से बच्चों स्केयर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये फार्मूला बना 2y/g। तो 2y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8000 मीटर, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 8000 और g की वैल्यू कितनी है 9.8 और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 40.4, सॉरी यहाँ पर बच्चों आना था t, 44.4 सेकेंड आ जाना है। तो ये टी स्केयर से टी कैंसिल हो गया, स्केयर से स्केयर रूट, तो ये टी आपका आ जाना था जो कि वो बाई चांस वाई लिखा गया है। तो टाइम आ गया 40.4 सेकेंड। अब आपने बच्चों क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है हॉरिजॉन्टल, तो इसकी इक्वेशन होती है VIX मल्टीप्लाई बाई टी। तो VIX हमारे पास कितना था 200 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना था 40.4 सेकेंड। तो डिस्टेंस बच्चों आपके पास आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम करते हैं किलोमीटर में, वजह क्या है, जो पहले डिस्टेंस गिवन है वो किलोमीटर में था, तो जो दूसरा डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में होगा। मतलब अगर वर्टिकल डिस्टेंस किलोमीटर में है तो ये भी तो किलोमीटर में ही होना चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, जैसे 1000 से डिवाइड करूँगा किलोमीटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.08 किलोमीटर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 2.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास, कह रहा है वाई डज रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम। कह रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्यों रिमेन सेम रह रही है, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यानी दो एंगल हैं, एक थीटा एंगल के साथ कैलकुलेशन करेंगे, एक थीटा डैश के साथ। जो थीटा डैश है वो 90 माइनस थीटा है, ये आपने याद रखना है। आल्सो शो डैट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स द प्रोजेक्शन द रेशो आर और आर डैश इज इक्वल टू 1। तो एक तो आप रेंज निकालेंगे थीटा से, एक आप रेंज निकालेंगे थीटा डैश से, जो कि आर डैश बनेगी, इनकी रेशो का जो आप 1 आना चाहिए। तो इसको हम देखने के लिए करते हैं, सबसे पहले 2.9 लिखते हैं। डाटा हमारे पास क्या गिवन है, हमने ये शो करवाना है कि जो आर और आर डैश का आंसर है वो क्या आने चाहिए इक्वल। दूसरा बच्चों हम यहाँ पर शो करवाएंगे कि आर ओवर आर डैश का जो आंसर है 1, ये हमने शो करवाना है, वी हैव टू शो डैट। ये हमने शो करके दिखाना है। तो आइए हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो रेंज का बच्चों फार्मूला होता है VI² sin 2 थीटा ओवर जी। इसको बच्चों आप क्या कह देंगे, क्वेश्चन नंबर 1।
अब आपने क्या करना है बच्चों, आर डैश कर देना है, वी आई स्क्वायर वैसे ही होगा, साइन 2 थीटा और थीटा को क्या कर देना है, थीटा डैश कर देना है। और जबकि आप बच्चों जानते हैं थीटा डैश जो हमें गिवन है वो है 90 माइनस थीटा, जो गिवन था थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये आपने इधर पुट कर देना है। तो आर डैश बराबर किसके हो जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश की वैल्यू है 90 माइनस थीटा ओवर बच्चों क्या आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 290 कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा जी। अब बच्चों हमारे पास वी आई स्क्वायर इस पूरे का जो आंसर है वो आ जाएगा साइन 2 थीटा ओवर जी। अब ये आंसर कैसे आया इसको मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ इधर से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ, इसमें ए पॉजिटिव होता है, इसमें सी पॉजिटिव होता है, इसमें टी पॉजिटिव होता है, इसमें एस मतलब साइन पॉजिटिव होता है। अब आप 180 में से माइनस कर दें तो ये टोटल एंगल कितना होता है 180, माइनस करेंगे तो मैं दूसरे क्वाड्रेंट में जाऊंगा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो 180 ने बताया मैं दूसरे क्वाड्रेंट में हूँ तो 180 का काम ख़त्म हो गया, वहाँ पर साइन 2 थीटा बन जाएगा और साइन 2 थीटा पॉजिटिव रखना है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। अब आप 1 को देखें, इसकी राइट साइड 2 की राइट साइड देखें, दोनों की राइट साइड क्या है सेम है, तो लेफ़्ट साइड भी क्या होगी सेम होगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या हासिल किया, हमने हासिल किया आर बराबर है आर डैश के, तो ये हमने पहली चीज़ प्रूफ कर दी है। अब दूसरी चीज़ क्या थी, आर ओवर क्या करना है आर डैश, तो बच्चों आप आर की वैल्यू लगाएं वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी डिवाइडेड बाय आर डैश की वैल्यू भी क्या थी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आर ओवर आर डैश का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें बच्चों उसने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जिक्र किया था, किसका, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये मैं आपको बता दूं वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए वो कम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे कि 30 प्लस 60 ये दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं, 45 प्लस 45 ये एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं। इस तरह के कोई भी दो एंगल पकड़ लें जिनका सम 90 हो वो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.10, थोड़ा सा ये लेंथी भी है और ज़रा क्रिटिकल भी है, इसको ज़रा अपने ध्यान से समझना है। कह रहा है ट्रॉली ऑफ मैस 1 kg, एक ट्रॉली है इसका मैस है m1, लेट के इसको हम 1 kg कह देते हैं, कम्स टू इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ये v1 वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। आगे कहता है कोलाइड विद सिमिलर ट्रॉली, सिमिलर ट्रॉली का मतलब है कि दूसरी ट्रॉली का भी जो मैस है वो क्या है 1 kg ही है, जो कि रेस्ट पर है उसकी वेलोसिटी क्या है 0 है। ये सारी इंफॉर्मेशन है बिफोर कोलिजन, डायग्राम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। लीजिए अब पहला पॉइंट है कि फाइंड क्या करना है, वो कहता है आफ्टर कोलिजन दैट फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, टकराने के बाद पहली जो ट्रॉली है 1 kg वाली मैस वाली पहले वाली ट्रॉली वो बच्चों हो जाती है रेस्ट पर, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। और जो दूसरी वाली ट्रॉली है वो क्या करती है M2 1 kg वाली, वो मूव करना शुरू हो जाती है V2 डैश से, और किस वेलोसिटी से चलती है 1 मीटर पर सेकेंड में। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है शो डैट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, अगर तो ये इलास्टिक कोलिजन है तो बच्चों इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल, मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होंगे कंजर्व होंगे, सेम होंगे, यहीं से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो दूसरा केस क्या है, वो कहता है आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, शो डैट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये केस नंबर 1 की डायग्राम है। केस नंबर 2 की डायग्राम क्या बनेगी,
कि टकराने के बाद दोनों ट्रॉलीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, उनके मैसेज क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और वो एक कॉमन वेलोसिटी v से क्या करना शुरू हो जाता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये पहला इलास्टिक कुलयन, इसको प्रूफ करेंगे हम। और दूसरा क्या है बच्चों, इन इलास्टिक कुलयन। इसमें हम प्रूफ करेंगे कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम भी सेम होगा। इसमें हम एक ही चीज़ प्रूफ कर लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारा आज का टारगेट क्या है, ये दो बातें इलास्टिक कुलयन के लिए केस नंबर 1 के लिए प्रूफ करना, और ये बात है इन इलास्टिक के लिए केस नंबर 2 के लिए। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। तो सबसे पहले उसने आपको कहा था कि mass of first trolley इसको लिखेंगे m1 से, और कितना है 1 kg। इसी तरह से बच्चों हम लिखेंगे mass of सेकंड ट्रॉली, इसको लिखेंगे हम m2 से, ये भी कितना है 1 kg। और इनकी वेलोसिटीज़ के बारे में लिखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, इसको v1 से लिखेंगे और ये 1 मीटर पर सेकंड थी। इसी तरह से हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली, इसको हम v2 से लिखेंगे, ये 0 थी। अब हम आ जाएंगे बच्चों फाइनल वेलोसिटी पर। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, इसको v1 डैश से लिखेंगे, जो कि 0 हो जाती है किसकी वजह से, आफ्टर कुलियन रेस्ट की वजह से। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ऑफ सेकंड ट्रॉली, ये हो जाता है v2 डैश, और ये हो जाती है 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों मैंने लिख दी है केस नंबर 1 के लिए। केस नंबर 2 के लिए क्या है, उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी थी, दोनों जब इकट्ठे हो गए थे, तो वो थी v, और वो थी हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ज़रा दोबारा से देख लें, फर्स्ट ट्रॉली का मैस 1 kg आ गया, दूसरी ट्रॉली का मैस 1 kg आ गया। पहली ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी 1 है और दूसरी ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी 2 है और 0 है। तो यहाँ पर पहले वाले की वेलोसिटी 1 है और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड ट्रॉली की क्या है, 0। टकराने के बाद v1 डैश 0 हो जाता है और टकराने के बाद v2 डैश 1 हो जाता है। तो टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ट्रॉली की 0 और सेकंड ट्रॉली की 1, मतलब इंटरचेंज हो गई है, पहले वाले की अब 0 होगी और दूसरे वाले की क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कंबाइन केस नंबर 2 में वेलोसिटी क्या आएगी, 0.5 होगी। अब बच्चों हम करेंगे क्या, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर केस 1 को देखता हूँ। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कुलियन डाटा में, और याद रखें बिफोर कुलियन में वेलोसिटी क्या थी, v1, और इधर क्या थी, v2। तो मैं उसी निस्बत से यहाँ पर क्या लिखूँगा, फार्मूला हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 का स्केयर होगा। इसमें बच्चों आप वैल्यूज़ पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1/2, m1 कितना है 1, v1 कितना है 1 प्लस m2 1, और v2 कितना था 0। तो ये हो जाएगा 1, सारा का सारा 1 हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और बच्चों ये वाला सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 जूल आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह से आपने अब क्या निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसके फार्मूले में आपने क्या रखना है, v1 डैश और v2 डैश को रखना है। तो ये हो जाएगा हाफ m v1 डैश का स्केयर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्केयर। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ m1 कितना है 1, v1 डैश था 0 स्केयर प्लस
1/2 m2 कितना है 1, v2 डैश कितना था 1। लो जी, यहाँ से क्या हो जाएगा सारा का सारा ज़ीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5 जॉल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई 0.5। तो यहाँ से 1 कर लें, यहाँ से 2 कर लें, तो हमारे पास क्या आया रिज़ल्ट, फ्रॉम 1 एंड 2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई है किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो एक हिस्सा हमने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। इसी तरह से बच्चों मैं मोमेंटम को भी प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, जो कि क्या होगा m1 v1 सॉरी प्लस क्या होगा m2 v2। वैल्यूज़ पुट करें, m1 कितना 1, v1 कितना है 1, m2 कितना है 1, v2 कितना है 0। तो ये जवाब में क्या आएगा 1 + 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी 3। इसी तरह से बच्चों आप फाइनल मोमेंटम भी निकाल लें, तो ये होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू m1 कितना है 1, v1 डैश कितना है हमारे पास 0, प्लस m2 कितना है 1, v2 डैश कितना है 1। तो ये हो जाएगा 0 + 1, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 हमने क्या हासिल किया, इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, फाइनल मोमेंटम के। तो ये बात भी प्रूफ हो चुकी है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ना एनर्जी वेस्ट होती है ना मोमेंटम हमारा वेस्ट होता है। तो यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट लिखेंगे कि बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कांस्टेंट, सो इट इज़ इलास्टिक कोलिजन। तो ये कौन सी कोलिजन बनेगी बच्चों, इलास्टिक कोलिजन बनेगी। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम बच्चों चलते हैं इसके किस पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट में मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ। इनिशियल उसी तरह से आएगी ½m v1² प्लस ½m2v2 का स्क्वायर। तो करें हाफ, m1 कितना 1, v1 कितना था 1, प्लस हाफ m2 कितना था 1, v2 कितना था 0। तो यहाँ से आएगा 1/2, चूँकि 1 सारा 1 हो जाता है हमारे पास, ये 0 की वजह से सारा 0। तो इसका आंसर क्या आया 0.5 जॉल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई 0.5। अब आपने क्या करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा फाइनल में दोनों ट्रॉलीज़ क्या हो गई थी कंबाइन, तो उनका मैस हो जाएगा इकट्ठा और वेलोसिटी हो जाएगी दोनों की सेम कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ फार्मूला बनेगा हाफ m1 + m2 बाहर v का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लो जी, तो यहाँ से हाफ 1 + 1 दोनों मैसेज 1 1 थे, वेलोसिटी थी 0.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 0.25, ये 2 से 2 गया तो आंसर क्या आ गया 0.25 जॉल। तो अब आप देख रहे हैं कि इनिशियल 0.5 है, फाइनल 0.25 है। इसका मतलब काइनेटिक इनिशियल बराबर नहीं हुई किसके, फाइनल के। सो इट इज़ एंड कौन सी कोलिजन बन जाएगी, इन इलास्टिक कोलिजन। लेंज तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ लग। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल है 2.11। कह रहा है अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया गया, मैस ऑफ वैगन, इसको बच्चों आप क्या कह देंगे m1 कह देंगे और इसकी वैल्यू है 4 किलोग्राम। इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वैगन इज इक्वल टू क्या है 3, इसको हम v1 कह देते हैं पहले तो, और ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैस ऑफ
यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट वैगन, मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन, क्योंकि एक और वैगन भी हमारे पास आएगी। कह रहा है कोलाइड विद एन अदर वैगन ऑफ मास 2 × 10⁻⁴ मीटर किलोग्राम। तो मास ऑफ सेकंड वैगन भी आ गई। मास ऑफ सेकंड वैगन, इसको बच्चों हम किससे लिखेंगे, m2 से, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁴ किलोग्राम, विच इज़ एट रेस्ट। तो इस सेकंड वैगन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें पता लग गई है, ज़ीरो है रेस्ट की वजह से, ऑफ सेकंड वैगन, इसको हम v2 से लिखेंगे और ये कितना है, ज़ीरो है। उसके बाद कह रहा है दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर, दोनों स्टिक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और इनका जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, इसको हम v से निकालेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या था, m1v1 प्लस m2v2 इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2, और इनकी कंबाइन वेलोसिटी क्या थी, v। ये इनिशियल मोमेंटम और ये कंबाइन का फाइनल मोमेंटम। तो m1 कितना है 4 × 10⁴, और v1 कितना है 3, प्लस m2 कितना है 2 × 10⁴, और v2 कितना है 0, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर दोनों के मैथ्स दोबारा से आ जाएंगे, 4 × 10⁴, 2 × 10⁴, और कॉमन वेलोसिटी v हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों ये 4 3 का क्या हो जाएगा 12, 10⁴, ये वाला सारा हिस्सा क्या हो जाएगा 0, इज़ इक्वल टू, ये 4 और 2 आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे 6, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 4, कॉमन वेलोसिटी ये आ जाएगी, ये इससे गया, ये इससे गया, 6 2 से गया, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है न्यूमेरिकल 2.12। कह रहा कार विद मैस 575 किलोग्राम मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड। कार का मैस है 15, उसकी वेलोसिटी है, स्मैश इनटू आ रेयर एंड ऑफ अ कार विद एन अदर कार ऑफ मैस 1575 किलोग्राम। यानी एक कार ये है और दूसरी कार ये है, तो दो कार के मैसेज हो गए, और दूसरी कार किस वेलोसिटी से जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी पता लग गई है। पहले पॉइंट पर फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ़ द रेक्टेड कार टॉक टुगेदर। ये कार्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं, कंबाइन वेलोसिटी इनकी फाइनल निकालनी है। और दूसरा हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द कोलिजन। तो दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, तो मैं लिखूँगा मैस ऑफ फर्स्ट कार इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे m1 से, ये कितना है 575 किलोग्राम। इसी तरह से हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ किसकी, फर्स्ट कार की, जो कि v1 से हम लिखेंगे कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। पहला मास आ गया पहली कार का, और उसी की इनिशियल वेलोसिटी 15 आ गई। दूसरी कार का मैस कितना है 1575, तो यहाँ पर लिखेंगे mass of second car is equal to m2 1575 kg। ठीक है, इसी तरह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी उसने हमें बता दी, तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू v2 लिखेंगे, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v2 की 5 मीटर पर सेकंड। लो जी, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ़ द रेक्टेड कार लॉग टुगेदर। तो हमने यहाँ पर क्या निकालनी है, कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने। तो हम ये पहले भी कह चुके हैं कि जो कंबाइंड वेलोसिटी होती है उसको हम कॉमन कर देते हैं v के साथ। और दूसरा पॉइंट आपने क्या निकालना है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट, तो हम लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले ए पॉइंट का हम सॉल्यूशन देखते हैं, और बहुत ही आसान है, पीछे अभी हम करके आए हैं इसको।
तो इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 बराबर होगा फाइनल मोमेंटम दोनों का कंबाइन मास और कंबाइन वेलोसिटी हो जाएगी। ये इन इलास्टिक कोलिजन की बच्चों एग्जांपल है। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन वाला टॉपिक आपने किया हुआ है, उसके अंदर ये इक्वेशन मौजूद है। तो डाटा पुट करते हैं, ये हो जाएगा 575, वेलोसिटी हो जाएगी 15, m2 हो जाएगा 1575 और वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 5। यहाँ पर मैसेज दोनों के फिर आ जाएंगे 575 एंड 1575 और कॉमन वेलोसिटी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 575 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों हमारे पास बनता है 8625 प्लस 1575 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर बनता है 7875 और इधर इन दोनों को कंबाइन करें तो इनका मास बनता है 2150 और कॉमन वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, v। इन दोनों मैसेज को जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास बनेगा तकरीबन 16500 बनेगा इज़ इक्वल टू 2150 तो कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं, ये उस तरफ डिवाइड कर देते हैं 16500 तो इसके नीचे आ जाएगा 21500। जैसे ही बच्चों आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7.67 मीटर पर सेकंड ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपने इसका बी पार्ट निकालना है जो कि क्या है हमारे पास, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो याद रखें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल हम कैसे लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चूँकि वेलोसिटी कम हो रही है, इनिशियल को हम पहले रख देते हैं क्योंकि इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल बच्चों क्या है, कम है। लो जी, अगर मैं इनिशियल वाले काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो इसकी इक्वेशन होती है हाफ m1v1 का स्केयर प्लस हाफ m2v2 का स्केयर। इसको हम अलग कर देते हैं माइनस और इधर क्या आ जाएगा हाफ m1 प्लस m2 और बाहर क्या हो जाएगा v और इसका भी क्या हो जाएगा स्केयर। अब आप बच्चों यहाँ पर इनकी वैल्यू लगा दें तो 1/2 m1 कितना है हमारे पास 575 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15, उसका क्या होगा स्केयर। फिर इधर आ जाएगा हाफ m2 कितना है 1575, v2 कितना है 5 का स्केयर। इसको आपने अलग ब्रैकेट में रख लेना है माइनस, इधर आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 575 प्लस 1575 और बाहर इनकी कॉमन वेलोसिटी अभी हमने यहाँ पर कॉमन वेलोसिटी फाइंड की है 7.67 इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 7.67 का स्केयर और ये क्या हो जाएगी, ब्रैकेट इनक्लोज हो जाएगी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इनके आंसर निकालने हैं। तो अगर मैं इस सारे को डायरेक्ट सोल्व करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 84375 माइनस इस सारे को सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 63241। इसको हम बंद कर लेंगे माइनस इधर जो सारा है अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ओके हो गया, ये कुछ इस तरह से किया है। इस सारे को बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21134 जूल। तो हमारे पास फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 21134 जूल। अगर आप बच्चों इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहते हैं तो हम इसको करेंगे तो डेसिमल को 1 2 3 4 तो 2.11 10 रेज़ पर क्या होगा 4 जूल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, एंड हो गए न्यूमेरिकल। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।